गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मास्टर स्टडी क्लास पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अरुण सर आपके सामने कुछ प्रश्नों के कंटेंट लेके आए हैं जो एसएससी के पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों में ऐसा कोई भी एक प्रश्न नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ हो। ये सारे प्रश्न आपके रेगुलर एग्ज़ाम में आए हुए हैं जिनकी हम व्याख्यापूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, जिनको हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। आपको एक एक प्रश्न को समझाया जाएगा कि इसमें कौन सी बीमारी है और ये कहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न अपना बना, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। देखो, संघवाद के स्थान पर संघात्मक शासन व्यवस्था भी लिखा सकता है। संघवाद के स्थान पे क्या लिखा सकता है भाई? संघात्मक शासन व्यवस्था भी लिखा सकता है। तो भारतीय संविधान में ध्यान देना, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कौन से देश से क्या विषय लिया गया है, इसके बारे में भी थोड़ी सी इन पे भी प्रकाश डालेंगे आज, है ना। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, पहला प्रश्न हुआ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद जो वर्ड है, जो संघवाद विषय है, वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या आएगी, रेगुलर ज़्यादातर प्रश्न आएंगे ना, वो आपसे पूछे जाएंगे कि भाई, या तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई इंग्लैंड से निम्न में से कौन सा विषय नहीं लिया गया है। तो यूँ तो बहुत सारे लिए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको याद करने के मैं 2-3 ट्रिक्स लेके आया हूँ आपके सामने, वो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए इंग्लैंड से लिए गए विषय कौन कौन से हैं, तो इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लैंड से लिए गए विषयों की केवल एक लाइन आपको याद रखनी है। वो लाइन है ई विकास रा मंत्र। देखो, इंग्लैंड से जो लिए गए इंपॉर्टेंट विषय हैं वो किस में आ जाएंगे? ई विकासरा मंत्र नामक एक लाइन है। एक लाइन ही ये याद रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं इंग्लैंड से लिए गए विषय से संबंधित। तो इसकी लाइन क्या है? इंग्लैंड से लिए गए विषय किस में लिए है? आपने समाहित कर दिए, ई विकासरा मंत्र में समाहित कर दिए। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे समझ में आएगा कौन कौन से विषय हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। इसे हुई भैया इकहरी नागरिकता। इसे क्या हुई? इकहरी नागरिकता। इसे क्या हुआ बोलो? इकहरी नागरिकता। क्या हुआ? इकहरी नागरिकता। ठीक है। नंबर 2 पे है वी से है विधि का शासन। विधि का शासन अर्थात विधि कानूनों का, कानून के आधार पर शासन किया जाएगा, विधि के का शासन। ठीक है। का है, का से हो गया कानूनों का निर्माण। का से क्या हो गया? कानूनों का निर्माण। से संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। रा से राष्ट्रपति का पद या स्थिति। ठीक है। और मंत्र से हो गया दोस्तों मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो इंग्लैंड से ये विषय बार बार रूटीन में आते रहते हैं, बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपकी एक ही लाइन बनती है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की कि ई विकासरा मंत्र में सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस इंग्लैंड से लिए गए विषय से संबंधित संविधान में, तो इसमें मेरे हिसाब से मैंने संकलित करने का प्रयास किया है। तो आप ध्यान देंगे इस पे। अगर जैसे लगभग कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई अमेरिका से लिए गए विषय आपसे पूछ लिए जाएं, तो अमेरिका से लिए गए विषय जैसे इसकी एक लाइन लिख देते हैं भैया, अमेरिका से लिए गए विषय कौन कौन से हैं। तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, 2 अन्याय की पुनः उपमा लो। एक ही लाइन, इसकी भी एक ही लाइन याद रखनी है आपको, 2 अन्याय की पुनः उपमा लो। लाइन क्या है भाई? 2 अन्याय की पुनः उपमा लो। ठीक है। तो देखिए, अब आप कहोगे सर ये तो लाइन बड़ी अटपटी लग रही है। हाँ लग रही है, लेकिन यहाँ से क्लियर होगा। 2 से है दोहरी नागरिकता। 2 से है दोहरी नागरिकता। 2 से क्या है भैया? दोहरी नागरिकता। ठीक है। तो दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? दोहरी नागरिकता अमेरिका से ली गई है। अब आप कहोगे सर दोहरी नागरिकता, देखो नागरिक संशोधन 2003 के आधार पर, नागरिक संशोधन
2003 के आधार पर। तो नागरिक संशोधन 2003 में 16 देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जिसके आधार पे हमने कौन सा आधार माना, अमेरिका से अपने दोहरी नागरिकता का विषय लिया। ठीक है, ऐसे है अधिकार, ऐसे है अधिकार जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, न्याय से है न्यायपालिका का गठन। क्या है दोस्तों, न्यायपालिका का गठन जो है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। की का है कुछ भी नहीं है। ठीक है, पुनः से है पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। समझ में आ गया होगा। उप है उपराष्ट्रपति का पद। देखो उपमा में है ना उपवर्ड है, उप में है उपराष्ट्रपति का पद, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मां से है महाभियोग प्रणाली। ठीक है, महाभियोग प्रणाली अर्थात राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और लॉ से है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है भाई, अमेरिका से ली गई है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, आपको इसी क्रम में एक लाइन और याद करनी पड़ेगी दोस्तों। ये लाइन क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, बड़ी सिंपल सी लाइन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विषय और उससे संबंधित देश आपके सामने आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उस पर अपन फोकस डालेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में रेगुलर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो लाइन है अभी इसी क्रम में अपन देख रहे हैं। देखो ठीक है, नंबर 1 है, अपने लिखा मैंने, निया आज शद समआ की गफा करूं। केवल एक लाइन याद रखनी है आपको, है ना, निया आज सद समआ की गफा करूं। आप कहोगे सर ये बहुत अटपटी लाइनें हैं। भाई ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न रेगुलर आता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे आपका क्लियर हो जाएगा। नीचे है नीति निर्देशक तत्व, नीचे क्या है, नीति निर्देशक तत्व। देखो अक्षर का जो अक्षर अपन ने लिखा, उसका जो वर्ड शब्द अपने लिखा, उसका पहला अक्षर ये शब्द है, इसका पहला अक्षर विषय है और दूसरा अक्षर संबंधित देश है, दूसरा अक्षर उससे संबंधित देश है। तो नीचे हो गया नीति निर्देशक तत्व। क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व। और आ से कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आ से है आपातकाल। क्या है, आपातकाल। और जैसे कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहां से लिया गया है, जैसे जर्मनी से लिया गया है। अब से है संशोधन प्रक्रिया, से क्या है, संशोधन प्रक्रिया। और जैसे जैसे कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। सम से है समवर्ती सूची। आ से कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, गैसे है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फा से फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और कैसे है कर्तव्य, मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं जिससे, मूल कर्तव्य। ठीक है, रूस से लिए गए हैं। देखो ये प्रश्न है, यहाँ से आपको भी पता है ये रेगुलर एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आपको बहुत जरूरी है तैयार करना। और ये ट्रिक्स मैंने बनाई जिनके आधार पर मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अब इसी क्रम में अपन अगला प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ, अमेरिका में। देखो दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैं बताऊंगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे, है ना। देखो अपने जो इंडिया है इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली है। कैसी है, संसदात्मक शासन प्रणाली है। और अमेरिका में कैसी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कौन सी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, इस पर आप लोगों को जरा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहा जाता है, तो हम इस पे ध्यान देंगे। ध्यान देना,
जिस शासन व्यवस्था में या जिस देश के अंदर संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। संवैधानिक प्रधान अपने कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। और वास्तविक प्रधान कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और ये प्रधानमंत्री हैं। अर्थात जो संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान, क्या रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी जी एक ही व्यक्ति हैं? अलग अलग है ना, एक नहीं है ना। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी जी दोनों अलग अलग कैंडिडेट हैं, अर्थात संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों क्या हैं? अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति जिस प्रणाली में होते हैं जहाँ पे संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग होते हैं, उस शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संसदीय शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। और उसके विपरीत क्या है दोस्तों? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। क्या है? अध्यक्षात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान एक ही व्यक्ति होता है। संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका में जो दोस्तों शासन व्यवस्था है वो क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहां पर संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान एक ही व्यक्ति है। और इंडिया में कैसी है? संसदात्मक शासन प्रणाली है, जहां पे संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अपना है वो है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो कई बार लोग आंसर देते हैं दिल्ली से प्रकाशित किया गया था, कोई कहता है मुंबई से प्रकाशित किया गया था, कोई महाराष्ट्र से बता देता है, कोई तो कर्नाटका भी बता देता है। लेकिन देखो, भारत का मूल संविधान जो प्रकाशित हुआ वो दोस्तों देहरादून से हुआ था। कहाँ से हुआ था? देहरादून से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? देहरादून से। दून का अर्थ घाटियां होती हैं ना। तो देखो, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? देहरादून से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून से प्रकाशित किया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? देहरादून से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं हम। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कई बार ऑप्शन में आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 21 जून। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 26 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर हम कैसे देंगे भाई? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अधिकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिकृत किया गया था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस दिन हमने भारत के संविधान को आंशिक रूप से अनुग्रहित किया, अधिकृत किया। इस कारण से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू तो नहीं हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसके कारण से हमने इस दिन भारत के संविधान को अधिग्रहित किया। इस कारण हम भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। देखो, वही बात है, मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। ई विकासरा मंत्र, एकल नागरिकता अर्थात इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता अर्थात इकहरी नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कौन से देश से अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है, अर्थात इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो कौन से देश से अपनाई गई है दोस्तों? ब्रिटेन से। कौन से देश से अपनाई गई है? ब्रिटेन से, अर्थात इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है। कहाँ से? भारत में एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। और दोहरी नागरिकता कहाँ से अपनाई गई थी? दोहरी नागरिकता आपने कहाँ से ली थी? अमेरिका से ली थी। कहाँ से ली थी? अमेरिका से। और एकल नागरिकता कहाँ से ली है?
भारत में एकल नागरिकता अर्थात एकल का अर्थ होता है इकहरी नागरिकता। और मैंने रेडियोलॉजी क्या बताया था, ई विकास राव मंत्र, क्या बताया था, ई विकास राव मंत्र। ई अर्थात इंग्लैंड और ई अर्थात इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, पहले मैं ये बता देता हूँ कौन से आर्टिकल में है। तो निर्वाचन जो है आर्टिकल 54 में है, अनुच्छेद 54 में। देखो, इससे इनके आर्टिकल्स पे कुछ अपन प्रकाश डालें तो किस प्रकार से होगा भाई, भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत वर्णित है ना। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उपस्थित होंगी और भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा या प्रधान होगा। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे है, आर्टिकल 53 में है। लेकिन आर्टिकल जो 54 है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, आर्टिकल 54। और आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, देखिए प्रश्न क्या था, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक तो होता है निर्वाचन की पद्धति, रीति या प्रक्रिया, तो वो आपसे यहाँ पे नहीं पूछी गई है। यदि आपसे प्रश्न में होता कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, पद्धति या प्रक्रिया संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आंसर हो जाता 55, जिसको जो, और ये पद्धति क्या थी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मध्य पद्धति थी, है ना, है सॉरी। और लेकिन इस प्रश्न का आंसर अपन ने 54 दिया है। प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि निर्वाचन कैसे किया जाता है, कौन कौन इसमें सम्मिलित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा व राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा व राज्यसभा, और भारत के राज्यों की समस्त राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं। देखो दोस्तों, मैं फिर से टैली कर देता हूं, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये अनुच्छेद 54 में वर्णित है। और इसमें क्या क्या बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन, जिसे राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा, लोकसभा, समस्त राज्य विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी को ही सम्मिलित करेंगे अभी हम, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई भी प्रावधान इसमें अभी जोड़ा नहीं गया है। इसको जोड़ने के लिए हमें अनुच्छेद 54 से छेड़छाड़ करनी होगी, लेकिन अभी संविधान के में अनुच्छेद 54 से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है, ना हमारी संसद ने की है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि संसद के दोनों सदनों, समस्त राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 55 मैंने आपको बता ही दिया था कि आर्टिकल 55 में क्या था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, रीति या पद्धति इसमें शामिल की जाएगी कि क्या प्रक्रिया होती है या रीति क्या होती है या पद्धति क्या होती है। तो जिसका जो है एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के अनुपातिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किसका निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आर्टिकल 55 हो गया, 60 तक कर ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम में काफी बार आते हैं। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 में दोस्तों क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल आता है। क्या आता है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा यदि वह सिद्ध कदाचार का दोषी ना पाया जाए। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, भारत के संविधान में ये विशेष बात उपबंध में लिखी गई है, अनुच्छेद 57 में लिखी गई है कि एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन परंपरा के अनुसार अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ है कि भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं निर्वाचित रूप से। ठीक है, और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद
एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही तरीके से राष्ट्रपति बने, दोनों ही तरीके से राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाअभियोग प्रणाली का वर्णन मिलता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाअभियोग प्रणाली का वर्णन मिलता है? ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाअभियोग प्रणाली थोड़ा यह का वर्णन मिलता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में महाभियोग प्रणाली का वर्णन मिलता है? देखो दोस्तों, जो महाभियोग प्रणाली क्या है? महाभियोग प्रणाली राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जो आर्टिकल 61 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? आर्टिकल 61 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति यदि सिद्ध गदाचार का दोषी पाया जाता है, कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे पद से हटाया जाता है। देखो, महाभियोग के 3 चरण होते हैं और पहले चरण में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। महाभियोग थोड़ा सा है ना, बाकी तो राष्ट्रपति के टॉपिक के साथ चलेंगे। महाभियोग होता क्या है, किस प्रकार से इसको हटाया जाता है? यदि राष्ट्रपति को कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। अब पहली बार की प्रक्रिया प्रथम चरण में क्या होगी जी, कि जिस सदन में महाभियोग लाया जा रहा है, जिस सदन में महाभियोग लाया जा रहा है, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 भाग संकल्प प्रस्ताव तैयार करके, संकल्प प्रस्ताव तैयार करके कहाँ भेजेगा? राष्ट्रपति को सूचित करेगा। 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके देंगे और राष्ट्रपति को सूचित करेगी। राष्ट्रपति उस पर 14 दिन के अंदर अपने व्यक्तित्व देगा, अर्थात अपनी तरफ से सफाई देगा कि भाई मैं कानून का उल्लंघन करता नहीं हूं, ये मेरे साथ, ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी संसद का वह सदन ये जांच करने के बाद ये मानने में सफल रहता है कि नहीं, राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करता है, तो वही सदन अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को आगे पारित करके अगले सदन के पास भेज देता है। यदि लोकसभा में पारित हुआ तो वो राज्यसभा के पास भेजेगा, यदि पहले राज्यसभा ने पारित किया तो वो लोकसभा के पास भेजेगा। ठीक है, और यदि वह दूसरा सदन भी इसको अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो पारित हुई तिथि से राष्ट्रपति को पद मुक्त मान लिया जाता है, अर्थात वो अपने पद से त्यागपत्र उसका मान लिया जाता है, उसको पद से हटा मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका महाभियोग प्रस्ताव। भारत के कितने राष्ट्रपति ऐसे थे जिनको गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई? देखो, प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है। भारत के कितने राष्ट्रपति ऐसे थे जिनको गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई? तो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे जिनको गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप से राष्ट्रपति बने, और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई। ठीक है, और बाद में तो आपको पता ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भी पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। यदि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया? देखो, 1986 की बात है दोस्तों। ठीक है, मैं पहले इनका नाम लिख देता हूं। ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ठीक है, जेबी वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। जेबी वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। 1986 के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस बिल आया, डाक विधेयक आया, जिस पर ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? जेबी वीटो का। दोस्तों, वीटो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो।
पूर्ण वीटो जिसको सिरे से खारिज किया जाता है कि मैं इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हूं, वो पूर्ण वीटो होता है। निलंबकारी वीटो उसको 14 दिन के लिए दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेजा जाए, अर्थात उसमें निलंब हो गया, निलंबकारी वीटो होता है। और जेबी वीटो, इस पर ना ही कुछ कहा जाता है, हाँ या ना का कोई जवाब नहीं दिया जाए, इसको उठा के एक साइड में रख दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार के पावर्स को क्या कहा जाता है, जेबी वीटो का नाम दिया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है या किया जाता है? तो दोस्तों आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। आर्टिकल 263 के तहत भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। भारत में किसका गठन किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और इस परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए और केंद्र व राज्यों के मध्य उठे हुए विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए, है ना, या राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण तरीके से किसी विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वर्तमान स्थिति के अनुसार। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 263 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 263 के तहत होता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, है ना। बिल्कुल विस्तार से आपको, डिटेल से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक लगती है, आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मास्टर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में के कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे अगली वीडियो में, या कमेंट में लिखकर आपके पास सॉल्यूशन भेजा जाएगा। अपने मास्टर स्टडी क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको अपने चैनल को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे हम आपके सामने जल्दी से जल्दी लाइव क्लास लेके आ सकें।